बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 के लिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हमने अभी देखा था कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उनका सिंथेसिस और अभिक्रियाएं हमने देखी और जानी। अब हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में मैग्नीशियम की जगह जब हम जिंक लेते हैं तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड हमें प्राप्त होता है जो कि कई तरह के सिंथेसिस में उपयोगी है। तो इसको बनाते कैसे हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके लिए जो अभिक्रिया हम यहाँ देख सकते हैं C2H5I यानी हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड की जब जिंक से अभिक्रिया करवाई जाती है नाइट्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर में, न्यूट्रल नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर वहाँ पर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर C2H5ZnI मिलता है जो कि आगे हीट करने पर C2H5 होल ट्वाइस Zn यानी इथाइल डाई एल्किल जिंक, ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, प्लस ZnI2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसको सिंथेसिस कर सकते हैं और इसकी जो अभिक्रियाएं हैं इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में हम देखते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता, यह साइनाइड, कीटोन्स और एस्टर्स के साथ बहुत धीमी अभिक्रियाएं देता है, और अगर हम इसकी अभिक्रिया टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ अगर हम डाई एल्किल जिंक की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें नियोपेंटेन मिलता है। यानी नियोपेंटेन क्या होता है, जिसमें एक कार्बन जो है वह 4 कार्बन से जुड़ा होता है, एल्केन्स विथ 4 कार्बन्स। तो इस प्रकार के कार्बन्स हमको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया जो यह देता है वह है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है, ये हम पहले नेम रिएक्शंस में हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अल्फा ब्रोमो एस्टर्स की अभिक्रिया जब जिंक के साथ कराई जाती है, अल्फा ब्रोमो एस्टर, हम अभिक्रिया देख सकते हैं CH3 CHBr COO C2H5। तो जिंक जो है वो CH और Br के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है और एक ऑर्गेनोमेटेलिक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं CH3 CH ZnBr CO C2H5। और इसकी अभिक्रिया जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ कराते हैं, जैसे R-CO R-, ये एक कीटोन है, इसके साथ जब हम इस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की अभिक्रिया कराते हैं तो यह कार्बोनाइल जो ग्रुप है उस पर ऐड हो जाता है और हमें R-C O ZnBr और CH COO C2H5 CH3, यह एक कंपाउंड हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसका फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक अभिक्रिया है जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स की प्रेजेंस में यहाँ पर होती है, जो कि इंटरमीडिएट बनाते हैं। अल्फा ब्रोमो एस्टर द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। तो ये सिंथेसिस में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सिमन स्मिथ रिएजेंट भी यह इसके द्वारा प्राप्त होता है। यह रिएजेंट क्या है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, अभिक्रिया के माध्यम से। CH2I2 डाई आयोडो मीथेन प्लस जिंक एंड कॉपर कपल, ये जो हमारे पास युग्म है, जिंक कॉपर का जो युग्म है, इसको ईथर मीडियम के अंदर अगर हम दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड आता है जो कि ICH2ZnI प्लस कॉपर, कॉपर वहाँ से निकल जाता है और ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड बनता है, ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड। तो यहाँ पर एक मीथेन यानी मिथिलीन ग्रुप है जिसकी एक तरफ आयोडीन है, दूसरी तरफ जिंक है और जिंक के पास एक आयोडीन है। तो ये जो एक कंपाउंड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रिएजेंट कहलाता है, जिसको हम सिमन स्मिथ रिएजेंट कहते हैं, और यह हमें साइक्लोप्रोपेन के सिंथेसिस में काम आता है। साइक्लोप्रोपेन जब हम किसी एल्कीन से बनाते हैं
तो एल्कीन पर सिस एडिशन होता है और यह सिस एडिशन स्टीरियोस्पेसिफिक होता है। तो एल्कीन पर किए गए स्टीरियोस्पेसिफिक सिस एडिशन के द्वारा बहुत अच्छी यील्ड में हमें साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होती है, जिसमें साइमन स्मिथ रिएजेंट काम में आता है और यही इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके सिंथेसिस, इनकी अभिक्रियाएं और इनकी केमिकल रिएक्शंस ये हमें ज्ञात होनी चाहिए, पढ़ना है हमें और इनको लिखकर याद करना है। सिंथेसिस सिंपल है इसका, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है लिथियम, इसलिए जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से कराते हैं तो हमें लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स प्राप्त हो जाते हैं। एक्सचेंज रिएक्शंस के द्वारा हम इसके एल्किल ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी अगर C4H9 लिथियम नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम ये एक कंपाउंड अगर हम इसकी अभिक्रिया आयरन कंटेनिंग एल्किल उससे कराते हैं तो C5H5 होल Fe ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी हमारे पास C4H10 प्राप्त होता है और इधर हमें यहाँ पर C5H4Li होल ट्वाइस Fe ये युग्म प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक्सचेंज हो जाते हैं रेडिकल्स में आपस में। दूसरी अभिक्रिया C4H9Li प्लस C6H6 ये अभिक्रिया देता है हमें नॉर्मल C4H10 प्राप्त हो जाता है, यानी एल्केन प्राप्त हो जाता है, हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है और C6H5 लिथियम यहाँ पर निकल जाता है। इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH होल 4SN अगर ये रेडिकल यहाँ पर टिन के साथ में लगा होता है तो इसकी अभिक्रिया जब हम 4C6H5 लिथियम के साथ कराते हैं हमें प्राप्त होता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHLi प्लस C2H5 होल 4SN। तो हम देख सकते हैं कि रेडिकल्स का एक्सचेंज हो जाता है, दोनों मेटल्स के ऊपर जो रेडिकल्स लगे हुए हैं वह इंटरचेंज होके नए कंपाउंड्स हमको दे देते हैं। इसी प्रकार से हमें पॉलीलिथियम कंपाउंड्स भी प्राप्त होते हैं। केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं तो यह जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं मेनली लिक्विड फॉर्म में या बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं यानी ज्वलनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं और पानी के साथ यह हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। C4H9 लिथियम की अगर हम अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तो हमें ब्यूटेन मिलता है C4H10 और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हैलोजन के साथ में ये हैलाइड्स देते हैं। हम देख सकते हैं एसिड्स के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं और हैलाइड्स ये एल्केन्स देते हैं हमें। अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया करके ये हमें एल्केन्स देते हैं, यानी सक्रिय अगर हाइड्रोजन वहाँ पर उपस्थित है तो यह LiNH2, LiCl और LiBr के रूप में निकल जाते हैं और बचा हुआ जो रेडिकल है वह हाइड्रोजन लेकर एल्केन बनाता है। RLiCO2 तो यहाँ पर जो CO2 है वह इंसर्ट हो जाता है R और Li के बीच में और हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एसिड्स मिलते हैं और LiOH यहाँ पर निकल जाता है। एल्कोहल्स के साथ भी यह हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, हैलाइड्स के साथ भी यह हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। तो इस प्रकार अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ में इसकी मेन रिएक्शन जब ये हाइड्रोकार्बन देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसके इम्पॉर्टेंट हैं कि यह एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं और फिर जो एप्लीकेशंस हैं इनकी कई एल्किल लिथियम जो कंपाउंड्स हैं वह इथिलीन के पॉलीमराइजेशन में कैटलिस्ट की तरह से काम में आते हैं। ब्यूटाइल लिथियम और टाइटेनियम क्लोराइड
टेट्राक्लोरो टाइटेनियम को ब्यूटिलीन के पॉलीमराइजेशन में कैटालिस्ट की तरह से यूज़ में लेते हैं हम। वाइनिल क्लोराइड में वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलक का निर्माण भी ब्यूटिल लिथियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इनकी, और इसीलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं।